जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री क्लास 6 की 6 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके हम हैंड रिटन नोट्स देखेंगे। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब इसके हमें नोट्स देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में फर्स्ट जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। आज हम देखते हैं कि नेताओं का, हमारे शासकों का चुनाव कैसे होता है। वोट के ज़रिए हम उन्हें चुनते हैं। लोकतंत्र है, हम जानते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्रता से पहले ऐसा नहीं था, तो उससे भी पहले जब प्राचीन गणराज्य की बात करें तो वो कैसा था वो हम जानेंगे इसमें। तो कुछ लोगों शासक कैसे बने हमें ये पता चलेगा इससे। चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। किसके द्वारा? जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। कब आया परिवर्तन? करीबन 3000 साल पहले क्या आया कि राजा बनने की जो प्रक्रिया है इसमें काफ़ी बदलाव आया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या करते थे वो? कुछ यज्ञ आयोजित करते थे और उसमें ही अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। जिसमें एक उदाहरण है अश्वमेध यज्ञ का। एक ऐसा ही आयोजन था। अब क्या था ये अश्वमेध यज्ञ, ये देख लेते हैं। देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ क्या था ये देखते हैं। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। अगर घोड़े को जाने दिया तो समझा जाता था कि यज्ञ करने वाला राजा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, ये समझा जाता था। अब यज्ञ में उपस्थित लोगों के बारे में देखते हैं हम। यज्ञ में उपस्थित लोगों के बारे में देखेंगे। इन सभी आयोजनों में राजा का जो स्थान था वो मुख्य होता था। उसे बाघ के खाल के एक विशेष आसन या सिंहासन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका क्या होता था? सहचर होता था। ये सारे वन लाइनर जो है ये सब एक क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो साथ साथ मेरे पढ़ते चलिए। यज्ञ में नेक्स्ट है, यज्ञ में राजा की जो विजय और वह गुणों का गान ये सहचर द्वारा ही किया जाता था। यज्ञ में क्या होता था कि राजा के विजय और गुणों का गान कौन करता था? तो वो सहचर ही करता था, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोगों के द्वारा उपहार दिया जाता था। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल होने नहीं दिया जाता था, ठीक है। देखिए, सेकंड पॉइंट है वर्ण। वर्ण का निर्धारण कैसे हुआ उस टाइम पे, ये देख लेते हैं। देखिए, उत्तर भारत में खासकर यमुना क्षेत्र में, गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वहाँ कई ग्रंथ रचे गए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलते हैं उन्हें, जिनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ आते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ बोलते हैं क्योंकि ऋग्वेद के बाद ही रचे गए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। किन चीज़ों को बताया गया है? पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं और संपादन की विधियां बताई गई हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि इनमें सामाजिक नियमों को बताया गया। और क्या बताया गया? इसमें सामाजिक नियमों को ही बताया गया। अब इसमें हम वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या था? देखिए, वर्ण पुरोहितों द्वारा विभाजित वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें उनके द्वारा लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला वर्ण क्या था? इसमें प्रत्येक वर्ण में अलग अलग कार्य निर्धारित थे, कार्य के आधार पर बांटा गया था। और पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण का। ब्राह्मण क्या करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन और यज्ञ करते थे, जिसके लिए उन्हें क्या मिलता था? उपहार भी दिया जाता था। देखिए, अब सेकंड जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी शासक या क्षत्रिय की। इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ठीक है। थर्ड था विष या फिर वैश्य, इन्हीं को बोलते हैं। इनमें कृषक आते थे, पशुपालक आते थे और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। किनको? क्षत्रिय और वैश्य को क्या करने का? यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। और आखिरी जो वर्ण था वो था शूद्रों का। इनका स्थान था आखिरी का और इनका काम था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। अब इन्हें अनुष्ठान करने का भी अधिकार नहीं था। किनको? शूद्रों को। और नोट, औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, ये जो ऋग्वैदिक काल के बाद
औरतों और शूद्रों को भी समान नहीं माना गया था। महिलाओं को भी, शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है इनमें कुछ शिल्पकार थे, शिकारी थे तथा भोजन संग्राहक भी शामिल थे। आगे है शवों को दफनाने व जलाने वाले लोगों को भी अछूत माना जाता था और इन्हें अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की असमानता कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव कम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जनपद। जनपद क्या थे? जन के बसने की जगह क्या कहलाई? जनपद कहलाई। खुदाई में मिले कुछ जनपद, यानी कि दिल्ली का पुराना किला इसमें आता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास का हस्तिनापुर इसमें आता है, और एटा के पास का तो जो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है वो जनपद में आता है, जो कि खुदाई के समय साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब लोग झोपड़ियों में रहते थे ऐसा पता चला है, और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों भी उगाते थे। और आगे देखते हैं, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्या बनाते थे ये लोग? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर थे और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ विशेष प्रकार के चित्रित धूसर पात्र भी मिले हैं। बर्तनों पर चित्रकारी मिली है, जैसे कि सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होती थी उस टाइम पे, ऐसे कुछ बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, महाजनपद। देखिए करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें क्या बोला गया? फिर इन्हें महाजनपद बोला जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी मिली है। चारों ओर लकड़ी और या ईंटों की दीवार मिली है, किलेबंदी मिली है। ठीक है, ये था महाजनपद। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि किलों के निर्माण के कारण क्या थे? महाजनपदों में जो किले बनाए गए उनका कारण क्या था? देखिए आक्रमण से सुरक्षा के लिए, समृद्धि और शक्ति के प्रदर्शन के लिए बनाया गया होगा, और किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए सरल हो जाता होगा, इसलिए ये किलों का निर्माण करते थे। राजा सेना रखने लगे, सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगे, पूरे साल भुगतान संभवतः आहत सिक्कों में करते थे। क्या करते थे राजा? अब आहत सिक्कों का यूज़ करने लगे थे सिपाहियों को वेतन देने के लिए। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कर। कर क्या था उस टाइम पे? महाजनपदों के राजाओं को विशाल किले बनवाने, बड़ी सेना रखने के लिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अतः उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से वे कर वसूलने लगे थे, क्योंकि उनको रखरखाव के लिए भी संसाधन की जरूरत होती थी, जिसके लिए उन्होंने अब कर वसूलना शुरू कर दिया था। ठीक है, करों के प्रकार उन्होंने बांटे हुए थे। पहला प्रकार ये था कि फसल यानी उपज का जो 1/6वां भाग, ठीक है, वो क्या करते थे? ले लेते थे, जिसे क्या बोलते थे? उसे भाग बोला जाता था। फसल की उपज का ये 1/6वां भाग ले लेते थे, जिसको इन्होंने भाग यानी शेयर कहा था। और कारीगर यानी कि श्रम, जैसे बुनकर, लोहार या सुनार, जो राजा के लिए महीने में एक दिन क्या करते थे? उनको फ्री काम करना पड़ता था। ठीक है, और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था, और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगलों से मिली जो वस्तुएं हैं उनके लिए वो देना पड़ता था उनको। तो इन प्रकार के कर लगा रखे थे, इस प्रकार के कर लगे हुए थे राजाओं के द्वारा उस टाइम पे। फिर कृषि में परिवर्तन, 6 पॉइंट है हमारा। कृषि में परिवर्तन कैसे है? 2 परिवर्तन आए उस टाइम पे, महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। पहला परिवर्तन ये था कि हल के जो फाल थे अब वो लोहे के बनने लगे थे। पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे, जिससे उतनी उपज नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से ये लोहे के फाल चलने लगे तब से ज़्यादा अच्छे से खेती होने लगी और उपज भी बढ़ी थी। ठीक है, सेकेंड जो परिवर्तन ये था कि धान के पौधों का रोपण शुरू हो चुका था, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय अब धान की पौध तैयार करने का करके रोपण करना शुरू कर चुके थे, जो कि अभी भी चल रही है। ठीक है, अब 7वां हमारा पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम इस चैप्टर का सूक्ष्म निरीक्षण देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे इस साम्राज्य के बारे में, जिसमें मगध आता है, महाजनपद, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, पहला है मगध, जिसमें कि 200 साल में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली बन गया था। ठीक है, सोन तथा गंगा जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, जिससे क्या था कि यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, जिससे कि जंगलों में रहने वाले जो हाथी होते थे उनको प्रशिक्षित करके सेना में काम लिया जाने लगा। ये सारे बदलाव आने लगे। फिर नेक्स्ट है कि जंगल से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। ठीक है, मगध इसलिए काफ़ी समृद्ध था
और लौह अयस्क की खदानें मजबूत और तेज़ हथियार बनाने में सहायक हुई। लौह अयस्क मिला जिससे कि काफ़ी मजबूत तेज़ हथियार बनाने लगे, जो कि काफ़ी सहायक हुई आगे चल के। अब मगध के 2 शक्तिशाली शासक हुए। मगध में क्या हुए? 2 शक्तिशाली शासक हुए, जिनके बारे में हम देखेंगे कि पहला तो था वो बिम्बिसार थे, और सेकंड अजातशत्रु, और महापद्मनंद उत्तर पश्चिम में राज्य फैलाया। महापद्मनंद हुए एक शासक जिन्होंने उत्तर पश्चिम तक अपना राज्य फैलाया। काफ़ी शक्तिशाली शासक थे ये महाजनपद के। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में राजगृह यानी कि राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में क्या बना? बाद में पाटलिपुत्र बना दिया गया, जो कि आपका पटना है। फिर नोट करने वाली बात एक ये है कि 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा, अब 2300 साल लगभग यही टाइम पीरियड है जो कि इस टाइम पे मगध में जो चल रहा था। कहीं और भी मैसिडोनिया का इसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मैसिडोनिया का एक उदाहरण दिया गया है कि 2300 साल पहले मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर। विश्व विजय करने के लिए वो पूरी तरह सफल ना हो पाने पर वह मगध की ओर आया। ठीक है, तब सिपाहियों ने उसको यहाँ से आने के लिए उनके सिपाहियों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ तक के सिपाहियों में एक बात फैली हुई थी कि इंडिया के जो भारत के शासक हैं वो काफ़ी मजबूत सेना है उनके पास, काफ़ी शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्होंने भारत में आने के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, भयभीत थे कि भारतीय शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है, वो ये समझते थे। फिर है सेकंड जो महाजनपद इन्होंने बताया है वो है वज्जी। मगध के काफ़ी नज़दीक था वज्जी राज्य। उसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि आज का बिहार है। अभी नहीं है। अगर वज्जी की शासन व्यवस्था देखें तो वज्जी जो महाजनपद था इसकी शासन व्यवस्था में गण या संघ का निर्माण था, मतलब कि शासन व्यवस्था गण या संघ के द्वारा चलाई जाती थी। क्या था ये गण या संघ? ये कई शासक होते थे। ठीक है, कई शासक होते थे इस संघ में, और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। जैसे क्या वैसे समझिए कि ये इसमें कई लोग शासन कर सकते थे। जैसे एक ये महाजनपद है, इसमें कई कुल के लोग हैं, सभी कुलों में से एक एक इंसान इसमें भाग लेता था। सभी कुल का एक राजा होता था जो कि मिलकर के इस संघ या गण का निर्माण करते थे और शासन व्यवस्था चलाते थे। इस तरीके से कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सेकंड है कि सभाओं में वाद विवाद भी होता था, और स्त्रियों तथा दास तथा कमकार को सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे, इनको अलाउ नहीं था। फिर है नेक्स्ट, बुद्ध तथा महावीर दोनों गण या संघ से संबंधित थे। कैसे पता चला? क्योंकि बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है, इसलिए पता चलता है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों गण या संघ के संबंधित थे। ठीक है, आगे दिया है कि वज्जी संघ का वर्णन किस में मिलता है? वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। ठीक है, दीर्घ निकाय से लिया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है दीर्घ निकाय, बुद्ध के कई इसमें व्याख्यान हैं। तो ये दीर्घ निकाय जो पुस्तक है ये कब लिखी गई? ये 2300 साल पहले लिखा गया था, और इसमें कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, लेकिन लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा ये, और गुप्त शासकों ने गण तथा संघ पर विजय प्राप्त करके इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था। किसने? गुप्त शासकों ने। ठीक है, अब अन्यत्र की बात करें, कहीं और भी कुछ ऐसे ही इसी टाइम पीरियड पे चल रहा होगा, इसकी बात की गई है एनसीईआरटी में। तो देखिए 2500 साल पहले एथेंस के बारे में लिया गया है इसमें। ठीक है, एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे वो प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। 2500 साल पहले कर चुके थे वो गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, ये व्यवस्था 200 सालों तक चली। कब तक चली? 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। किसे? जो दास नहीं थे उनको नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय के लिए एक सभा थी जो साल में 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार? 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है पदों पर लॉटरियों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा नियुक्ति की जाती थी? लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। और औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था, और दासों को भी नागरिक का दर्जा नहीं मिला था एथेंस में। तो दोस्तों ये था हमारा 6 चैप्टर, जिसके हमने अभी नोट्स देख लिए हैं। तो आगे मिलते हैं हम अपने 7 चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय, जय हिंद।